हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 9 का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परसाई व्यंग्य सम्राट व्यंग्यकार। बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं। उन्होंने हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा बताया है और साथ साथ में व्यंग्य किया है उन दिखावा पसंद लोगों, बनावटी लोगों के ऊपर। और यहाँ तक हम चर्चा कर चुके थे कि प्रेमचंद हैं, वो फोटो में मुस्कुरा रहे हैं, मानो व्यंग्य कर रहे हैं। साथ में उनका फटा हुआ जूता है जो पहने हुए हैं, लेकिन उस फटे हुए जूते को छिपाया नहीं, लोग छिपा लेते हैं। और व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि फोटोग्राफर ने जैसे ही हंसने के लिए कहा होगा, मतलब रेडी प्लीज कहा होगा, वो दर्द के किसी कुएं से अपनी मुस्कान निकाल रहे होंगे और उस मुस्कान को निकालते हुए जैसे ही मुस्कुराने लगे होंगे, वो अधूरी मुस्कान में फोटो खींच देते हैं। और ये मुस्कान लेखक को लगता है जैसे व्यंग्य है, उपहास है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। उपहास है, व्यंग्य है उन लोगों पर जो दिखावा करते हैं, इस दुनिया में आडंबर रचते हैं, नए नए प्रपंच रचते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी ऐसे नहीं थे, वो जैसे थे वैसे ही दिखते थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि एक ऐसा आदमी है, खुद तो फटे हुए जूते पहन करके फोटो खिंचा रहा है, लेकिन किसी पर हंस भी रहा है, संसार के लोगों पर हंस भी रहा है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। भाई फोटो खिंचाना होता है तो लगभग सब लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो लेखक कहता है कि फोटो ही खिंचाना था तो जूते तो ढंग के पहन लेते ना, या नहीं खिंचाते, फोटो मत खिंचाते भाई। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ जाता? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे, मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी, त्रासदी बोलते हैं, त्रासदी, एक दुखद घटना। भाई फोटो खिंचाने में क्या हुआ? शायद ऐसा लगता है कि पत्नी ने कहा होगा चलो फोटो खिंचाओ, पत्नी की बात को मना नहीं कर पाए होंगे और बोले होंगे कि अच्छा चल भाई, और बैठ गए होंगे। मगर ये तो बहुत बड़ी त्रासदी है, दुखद घटना है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। इतनी गरीबी, इतनी विडंबना। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को, तुम्हारे दुख को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। क्या आप कितने मजबूर, कितने दुखी इंसान रहे होंगे कि आपके पास फोटो खिंचाने के लिए जूते जोड़ी नहीं है, एक जूते जोड़ी नहीं है। लोग दिखावे के लिए गाड़ी मांगते हैं, साइकिल मांगते हैं, मोटरसाइकिल मांगते हैं, कार मांगते हैं, कोट पैंट मांग करके दिखावे के लिए शादी तक करवा लेते हैं। तुम जूता नहीं मांग पाए। आजकल लोग उधार मांगने में बड़े तेज होते हैं, तुम क्यों नहीं मांग पाए? मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम से रोक देता है, मानो तुम व्यंग्य कर रहे हो आंखों से, और मैं रोना नहीं चाहता। उन लोगों पर व्यंग्य कर रहे हो जो दिखावटी हैं, और ये कह रहे हो कि देखो मैं इतना बड़ा लेखक होने के बावजूद भी दिखावा नहीं करता हूँ, दिखावा पसंद नहीं हो। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। बड़ा अच्छा व्यंग्य। लोग फोटो का इतना महत्व समझते हैं कि मांग मांग कर कपड़े पहनते हैं, कोट पैंट पहनते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। अच्छा फोटो, जैसे फोटो में शक्ल अच्छी आए। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। लोग नेताओं के साथ खड़े हो करके फोटो खिंचवाते हैं अखबारों में आने के लिए। समझते होते तो ये फोटो खिंचवाने की के लिए जूता मांग लेते। अगर तुम फोटो का महत्व समझते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए क्या मांग लेते? जूता मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई देते हैं। लोग तो फोटो खिंचाने के लिए कोट मांगते हैं और कोट मांग करके लोग दुल्हे दिखाई देते हैं, वर यानी दिखाई। ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में, दिखावटी लोग। बड़ा अच्छा व्यंग्य किया है ऐसे लोगों पर। और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, मांग करके कार लाते हैं, बारात निकालते हैं उससे फोटो खिंचाने के लिए, तो लोग बीवी तक मांग ली जाती है। क्या करारा व्यंग्य किया अंत में कि फोटो खिंचाने के लिए लोग बीवी तक उधार मांग लेते हैं कि मेरी बीवी अच्छी सुंदर नहीं है, कम से कम फोटो में तो बीवी सुंदर लगे, चलो फोटो खिंचा लेते हैं उसके साथ। तुमसे जूते तो मांगते ही नहीं बने, तुम जूते तक नहीं मांग पाए। और आजकल तो वैसे ही सेल्फी का ज़माना है। लोग अपनी ही फ़ोटो खींचते हैं, बड़े अजीब अजीब तरीके से खींचते हैं, अपलोड करते हैं। तुम जूते तक नहीं मांग पाए, लोग पत्नी मांग लेते हैं, बारात निकालने के लिए मोटर मांग लेते हैं, वर दिखाई देते। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपट कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ऐसे ऐसे लोग हैं। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। फिर घटिया से घटिया इंसान भी संसार में अपना रूप बदल करके चलता है और बड़ा महान दिखता है, बहरूपिया दिखता है, दिखावटी दिखता है।
तुम फोटो में एक जूते तक नहीं मांग पाए। टोपी 8 आने में मिल जाती है, अब फिर से करारा महंगे आ रहा है। टोपी, टोपी किसका? सम्मान का प्रतीक है, सिर पे पहनी जाती है, 8 आने में मिल जाती है। और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। तो टोपी सस्ती 8 आने की, जूते 5 रुपए के। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, बिल्कुल रहा है जूता। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है, 5-5 हज़ार रुपए के जूते, 15-15 हज़ार रुपए के जूते हो गए हैं। और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर हो जाती हैं। ये बड़ा करारा व्यंग्य है भाई। एक जूते पर लोग दूसरों के जूते साफ करने के लिए अपनी टोपियां रख देते हैं। ये नेतागिरी में आपने देखा होगा, चप्पलें साफ कर देते हैं। चापलूसी, ऐसे चापलूस लोग महान बन जाते हैं फिर उन नेताओं के साथ रह रह करके, अपनी टोपियां उनके जूतों पर रख रख के। जूते हमेशा कीमती रहे हैं। लोग सबसे पहले जैसे ही बड़े व्यक्ति के पाँव में गिरते हैं तो जूता छूते हैं, अपनी टोपी गिरा देते हैं, अपना सम्मान गिरा देते हैं। ये व्यंग्य है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो। आनुपातिक मूल्य मतलब टोपी सस्ती थी, जूता महंगा था। टोपी खरीद ली, जूता नहीं खरीद पाए। अरे टोपी बचा ली प्रिय विद्यार्थियों, उसने अपना सम्मान बचा लिया, आत्मसम्मान बचा लिया। चाहे जूते फटे हुए हो, लेकिन टोपी नहीं गिरने दी उसने, अपना खुद का आत्मसम्मान बचाए रखा। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक हो, युग को आगे बढ़ाने वाले हो। जैसे हिंदी साहित्य में आप पढ़ते हो प्रेमचंद युग, पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, तो युग प्रवर्तक हो तुम, उपन्यास सम्राट हो तुम, जाने क्या क्या कहलाते थे। मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है, ये देख करके मुझे विडंबना मालूम होती है, दुख मालूम होता है। लेकिन आप ये भी तो सोचिए, फटा हुआ जूता है, टोपी सही है, मान सम्मान सही है ना प्रेमचंद जी का, वो महत्व रखता है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, लेकिन ऊपर से अच्छे दिखने वाले लोग बहुत महान गिनती में आते हैं। ऊपर से अच्छे दिखते हैं, मन से काले होते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी का जूता ऊपर से अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन नीचे से मजबूत है, तलवा मजबूत है, लोगों का तलवा घिस जाता है। उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे का तल फट गया है। तल किसका फटता है? जो बहुत ज्यादा चलता है, घिस घिस कर, चापलूसी कर करके। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लूलुहान भी हो जाता है। मेरे वाले जूते में पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। क्यों? लोग हैं ही ऐसे, ऊपर से जूते को बड़े मजबूत चमका कर रखते हैं, चाहे उसका तलवा गिर जाएगा, लूहलुहान हो जाएगा पैर, क्योंकि ये लोग आत्मसम्मान में गिरे हुए होते हैं। लेकिन बाहरी दिखावे में अपने आप को बड़ा हुआ और सम्मानित लोग समझते हैं। तो कहता है कि मेरा जूता भी ऊपर से चमकदार है, लेकिन नीचे से गिर गया है, लेकिन तुम्हारी अंगुली दिखती है, पांव सुरक्षित है। तो व्यक्ति का आत्मसम्मान सुरक्षित रहना चाहिए, मान सुरक्षित रहना चाहिए। जैसे पांव सुरक्षित है, चाहे ऊपर से जूता फट गया। मेरी अंगुली ढकी है, पर पंजा नीचे से घिस रहा है, पैर घिस रहा है। दुख ये भी है, सच्चाई ये भी है कि प्रेमचंद जी का पंजा बिल्कुल मजबूत था, लेखन उनका मजबूत था। उन्होंने लिखा, गरीब आदमियों का लिखा। अगर वो भी किसी महान व्यक्ति, राजा महाराजाओं का या उस समय के किसी नेता पर लिखता तो लाखों कमाता, बढ़िया जूते पहनता, लेकिन आत्मसम्मान, पंजा, वो तो नष्ट हो जाता ना। उन्होंने अपना पंजा बचाया, चाहे उंगली बाहर निकल आई हो। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। बड़ी अच्छी लाइन आई है। लोग पर्दे पर क्या कर रहे हैं? कुर्बान हो रहे हैं। लोग क्या हो रहे हैं? पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, और तुम पर्दे का महत्व नहीं चाहते। मतलब ये है कि लोग पर्दे के पीछे अपनी सच्चाई छुपाना चाहते हैं, और तुम कुछ नहीं छुपाना चाहते। जैसा है वैसा ही अपनी कहानी में दिखा रहे हो, और वैसा ही अपना जीवन में दिखा रहे हो। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ऐसे लोग हैं संसार में जो पर्दा कर करके उस पर कुर्बान हो रहे हैं, अपनी सच्चाई को छुपा रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, कोई टेंशन नहीं है तुम्हें, फटा हुआ जूता पहने हो, और वो भी बड़े ठाट के साथ।
मैं ऐसे नहीं पहन सकता, आज के समय में कोई नहीं पहन सकता, फटा हुआ जूता तो ना पहने। फोटो तो जिंदगी भर भी नहीं खिंचवाऊँ, जूता पहनना तो चलो दूर की बात, फोटो तो खिंचा ही नहीं सकता मैं फटे हुए जूते से। चाहे कोई मेरी जीवनी बिना फोटो के छाप दे, चाहे पहले जीवनी छपती है, जीवनी किसी और के द्वारा छापी जाती है, आत्मकथा खुद के द्वारा लिखी जाती है। तो चाहे लेखक कहता है कि मेरी जीवनी कोई बिना फोटो के ही भले ही छाप दे, लेकिन फटे हुए जूते फटे हुए कपड़ों में मैं फोटो ना खिंचाऊं, तुम तो फोटो तक खिंचा ले, क्योंकि वो जैसे थे वैसे दिखते थे, दिखावटी नहीं थे ना। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है, लेकिन जो तुम मुस्कुरा रहे हो ना इस फोटो में, ये मेरे हौसले को कमजोर कर रही है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है, कैसी मुस्कान है, इस मुस्कान के पीछे क्या भाव है? क्या होरी का गोदान हो गया? ये होरी और गोदान, गोदान उपन्यास का, गोदान क्या है? उपन्यास है, उसका एक पात्र है होरी, जो अंत में क्या करता है? गोदान करता है, मतलब मरते समय गाय दान में दे जाता है। एक गाय पालने की इच्छा करता है, लेकिन मरते समय उस गाय को भी एक पंडित ले जाता है कि इसका गोदान करवाओ हाथ से, जिससे इसको स्वर्ग मिल सके। वो गाय जो वो पालना चाहता था वो भी पंडित ले जाता है। क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? बिल्कुल चर जाती है। हल्कू बेचारा, जिसके पास एक कंबल नहीं होती है, एक कंबल के अभाव में पूरी रात जाड़े में काटता है। पूस की रात मतलब पोष का महीना, शरद ऋतु, और उस शरद ऋतु में वो सर्दी काटता है, और जैसे ही रात्रि बीतती है तो उसे बहुत तेज सर्दी लगती है, तो वो आग जला करके उसके निकट चारपाई लगा करके सो जाता है, और उसे नींद आ जाती है, और भयंकर नींद आ जाने से नीलगाय उसके खेत चर जाती है। एक 3 पैसे की कंबल के लिए वो पूरा खेत खा जाती है गाय। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? ये भी एक कहानी है, सुजान महतो, जिसमें सुजान भगत का लड़का है, वो अपने बेटे को पूरा सम्मान नहीं दे पाता है। तो वो कहता है क्या वो मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? ऐसी ऐसी कहानियां रची नहीं। मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम हो रही है। कफन उनकी एक रचना कफन, जिसमें माधव जो है उसके बच्चा, उसकी पत्नी है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है, लोग समाज के लोग चंदा इकट्ठा करके देते हैं कि वो कफन ले आए, लेकिन वो माधो औरत के कफन के पैसे की भी क्या कर पी जाता है? शराब पी जाता है। इसी कारण मुस्कुरा रहे हो कि समाज की ऐसी दयनीय हालत है, किसान गरीब मजदूर सब परेशान है, और तुम उनकी रचनाएं रच रहे हो, लोगों के सामने हकीकत ला रहे हो। इसलिए ये मुस्कान है व्यंग्य से भरी हुई कि हमारा समाज ऐसा है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह है मेरी जनता के लेखक, यह जूता कैसे फटा? जनता के लेखक किसे कहा? जनता के लेखक प्रेमचंद को। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद हमेशा जनता के विषय में ही लेख लिखते थे, किसी राजा महाराजाओं के नहीं। उनकी रचनाओं में गरीब आदमी, गरीब किसान, गरीब मजदूर था, होरी था गोदान का, माधव था, हल्कू था पूस की रात वाला। क्या बनिए के तकादे से बचने के लिए 2 मील चलकर चक्कर काट करके घर लौटते रहे हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा जूता फटा, क्या बहुत चक्कर काटते रहे इस कारण फटा? शायद ऐसा ही है कि बनिए के पैसे उधार न चुकाने के कारण, उसके तकादे उसके उलाहने के कारण तुम उस बनिए की दुकान के आगे से नहीं जा पाए, और तुमने लंबा रास्ता घूम करके 2-2 मील चल चल करके आए, अभावों के कारण, पैसे के कारण, और तुम्हारा जूता फट गया। इतने बड़े लेखक होकर के पैसों के अभाव में इतने चले, जूता फटवा बैठे। चक्कर लगाने से जूता घिसता है, फटता नहीं। ये तो सब जानते हैं कि ज़्यादा चलने से जूता घिस जाता है, तो तुम्हारा जूता तो घिसा हुआ नहीं है, ये देखिए फटा हुआ है, उंगली बाहर आ रही है ना, अंगूठी वाली। और ये जूता कब फटता है? ठोकर मारने से घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। कुंभन दास को अकबर ने बुलाया था कि आइए मेरे दरबार में और दरबारी बन करके मेरे लिए लेख लिखिए, कविताएं लिखिए। तो कुंभन दास ने क्या लिखा? संतन को कहाँ सीकरी से काम, आवत जात पनैया घिस जाए, बिसर जाए हरि नाम। तो उसने कहा संतन को सीकरी से क्या काम? संतन लोग हैं वो फतेहपुर सीकरी नहीं जाएंगे,
आपके राज दरबार से क्या काम है, हम तो भगवान का नाम लेते हैं। अगर आपके राज दरबार में जाएंगे तो आते जाते हमारा जूता भी घिस जाएगा और हम भगवान का नाम भी भूल जाएंगे, और वो नहीं जाते उनके दरबार में। तो क्या ऐसी हालत है कि तुम भी किसी के दरबारी कवि नहीं बन पाए, साहित्यकार नहीं बन पाए? उसे बड़ा पछतावा हुआ था। उसने कहा था, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। पन्हैया मतलब जूते घिस गए, और बिसर गया यानी भूल गया भगवान का नाम भी। तो हम तुम्हारे साथ दरबार में नहीं आते जाते रह सकते, क्योंकि इससे जूते भी घिस जाएंगे और भूल जाएंगे किसका, भगवान का नाम। और आगे वो कहते हैं कुंभनाथ जी, ऐसे बुला कर देने वालों के लिए, जो राजा महाराजा बुला करके इन कवियों को देते थे ना धन पैसा, उनको बुलाकर देने वाले लोगों के लिए कहा था कि जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। कि इन लोगों के राज दरबार में एक बार चले जाओ और उनका धन ले लो, पैसा ले लो एक बार, उसके बाद ऐसे ऐसे लोगों को सलाम करना पड़ेगा जिनको देखने भर से दुख उपजता है मन में। तो ऐसे दरबारी कवि न कुंभन दास बन पाए थे, गरीबी में अपना जीवन जिया था, और न ही प्रेमचंद बन पाए थे। चलने से जूता घिसता है फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया? प्रश्न तो यह है कि तुम्हारा जूता फटा कैसे? इसका मतलब तुम चले तो नहीं, घिस घिस के तो नहीं चले। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहो। बिल्कुल ठोकर मारने से जूता अंगूठे की साइड से फट जाता है। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। परत दर परत सदियों से जम गई है हमारे समाज के ऊपर रूढ़ियां, गरीबी, अपमान, बंधन, और प्रेमचंद ने इन सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं, गरीबी, प्रताड़नाओं, शोषण के खिलाफ लिखा। ठोकर मार मार करके इन रूढ़ियों के पहाड़ को गिराना चाहा, इन रुकावटों को गिराना चाहा समाज की, इस कारण जूता फट गया। कहने का मतलब यही है कि उन्होंने अपने लेखन में समाज को चुना, समाज की गरीबी, अपमान, बुराइयों को चुना, और इस कारण अमीर नहीं बन पाए और जूता हुआ फटा हुआ पहने रहे। जैसे हम किसी पहाड़ के ठोकर मारेंगे तो जूता वहीं से ही फटेगा, साइड से निकल करके चले जाएंगे तो क्यों फटेगा? जैसे बाकी लेखक चले गए, बुराइयों को देखते रहे और साइड से निकल गए और बड़े कवि बन गए, पैसे कमा गए। कबीर दास जी, तुलसीदास जी, रहीमदास जी और प्रेमचंद जैसे, निराला जैसे बहुत सारे लेखक थे जिन्होंने समाज की बुराइयों को लिखा, सच्चाई को लिखा, चाहे गरीबी ही झेलनी पड़ी। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, ये टीला कौन सा है? समाज की बुराइयों का टीला था, जिसे नष्ट करने का प्रयास किया प्रेमचंद ने। उस पर तुमने अपना जूता आजमाया, जूता आजमाओगा तो जूता ही टूटेगा। साइड से भी निकल सकते थे तुम, उसे बचा करके उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो सकता था, बहुत सारी कर लेते हैं समाज की बुराइयों। बड़े बड़े जो टीले बन करके रुकावट पैदा करते हैं समाज के विकास में, उन टीलों से बहुत सारे लोग समझौता कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, चापलूसी करके बड़ा अच्छा जीवन जीते हैं। सभी नदियां पहाड़ थोड़ी फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है। तुम भी तो चल सकते थे लेकिन नहीं चल पाए। स्वाभिमानी लेखक थे प्रेमचंद, तुम समझौता नहीं कर सके, ये व्यंग्य करना चाहते हैं हरिशंकर प्रसाद। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? नेम धर्म वाली कमजोरी। होरी पैसा कमा सकता था लेकिन नियम धर्म, क्या धर्म? धर्म पर रहना है, कर्तव्य पर करना है, इसलिए गरीब बना रहा। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम किस तरह मुस्कुरा रहे हो? तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। इस नेम धर्म के कारण तुम मुक्ति पा गए, संसार में महान बन करके, अमर बन के। वो लोग जो लालच में लिखते रहे उनको कौन याद करता है? सच्चा लेखक ही याद ये होता है, सच्चे लेखक को ही याद किया जाता है। तुम्हारी है पाँव की अंगुली, मुझे संकेत करती सी लगती है कि जिसे तुम घृणित समझते हो, जिससे तुम अपमानित समझते हो, तुम जिसे बुरा समझते हो, उसकी तरफ हाथ नहीं पाँव की उंगली से इशारा कर रहे हो। शायद ये फटी हुई उंगली इशारा कर रही है समाज में जो घृणित है, गलत है, बेकार है, उसकी तरफ तुम पैर की उंगली से इशारा करते हो, हाथ की उंगली का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। शायद ये व्यंग्य तुम हम पर कर रहे हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो? क्या तुम उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? शायद तुम पैर की उंगली से उस बुराई की ओर इशारा कर रहे हो कि मैंने इन बुराइयों की ठोकर मार मार करके अपना जूता फाड़ा है।
मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और तुम्हारी है मैं व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ कि तुम उन लोगों के, उन बुरे लोगों के, उनके बुरे लोगों की बुराई के ऊपर इशारा कर रहे हो, पैर से इशारा कर रहे हो, हाथ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारे इन इशारों को समझ रहा हूँ मेरे लेखक। तुम मुझ पर, हम सभी पर हंस रहे हो, हम जैसे लोगों पर हंस रहे हो जो समाज की बुराइयों पर नहीं लिख रहे हैं, समाज की रुकावटों पर नहीं लिख रहे हैं, सच्चाई को सामने नहीं ला रहे हैं अपने लेखों को, केवल दिखावे के लिए लिख रहे हैं, दिखावटी लोगों पर हंस रहे हो। उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, ऐसे लोगों पर हंस रहे हो जिन्होंने अपना आत्मसम्मान बेच डाला है और ऊपर से अच्छे कपड़े पहन करके घूम रहे हैं और सम्मानित दिख रहे हैं, ऐसे लोगों पर हंस रहे हो। तुम उन लोगों पर हंस रहे हो जो टीले को बरकरार रखे हुए हैं और बाजू से निकल रहे हैं। भ्रष्टाचार, बुराई, महंगाई के टीले को बरकरार रखे हुए हैं और उससे बच करके निकल रहे हैं, ऐसे लोगों पर हंस रहे हो। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई, पर पाँव बच रहा है, आत्मसम्मान बच गया है, मेरा मेरा हृदय, मेरा मान बचा हुआ है। ये बात हमें समझाना चाहते हो। और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। और तुम जैसे लोग, हम जैसे लोग, बाकी लेखक, समाज के लोग अपनी उंगली ढकने के प्रयास में तलवे को घिस दिया, अपना आत्मसम्मान बेच दिया। तुम चलोगे कैसे, आगे कितना बढ़ पाओगे? उंगली अगर बचाए रहोगे तो तलवा घिसेगा ही। आत्मसम्मान अगर बेच दोगे, क्या छुपाने के लिए? अपना दिखावा, अपना शकल, अपनी सूरत दिखाने के लिए, सम्मानित दिखने के लिए छुपाते रहोगे सब कुछ, तो मान सम्मान बिकेगा, चलेगा कितना चलोगे आप? मैं समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ आपका इशारा, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, और ये व्यंग्य भरी मुस्कान भी समझता हूँ जो आज के लोगों पर तुम मुस्कुरा रहे हो, जो दिखावा पसंद करते हैं, सच्चाई नहीं लिखते हैं, आत्मसम्मान नष्ट कर चुके हैं, ऐसे लोगों पर तुम हंस रहे हो। तुम्हारी ये मुस्कान मैं अच्छे तरीके से हंसता हूँ। कुछ प्रश्न है, उन पर चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। हरिशंकर परसाई प्रेमचंद जी का जो सब चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उनके व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं? तो मूल रूप से विशेषताएं जैसा वो दिखते थे वैसा ही फोटो में दिख रहे थे। सादा जीवन जीने वाले थे, सादगी भरे हुए जीवन जीने वाले थे, मूछें भरी भरी थी, गरीबी जी से जीवन जी रहे थे क्योंकि गाली पिचके हुए थे। सही कथन पर निशाना लगाइए। बाएं पाँव का जूता ठीक है, मगर दाहिने नहीं नहीं नहीं, बाएं पाँव का जूता फटा हुआ था, दाहिने पाँव का तो सही था, ये नहीं है। लोग इत्र चुपाड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिसे फोटो में खुशबू आ जाए। तुम्हारी यह मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है, नहीं पस्त करती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा कर रहे हो। ये लोग इत्र चुपाड़ करके फोटो खिंचाते हैं, ये कथन आया है इसमें। ये व्यंग्य स्पष्ट कीजिए कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। बिल्कुल, लोग जूतों को चूमते हैं, हमेशा कीमत मार्केट में भी उसकी ज़्यादा रही है, और लोग जूते को बचाने के चक्कर में अपनी टोपी गिराते थे दूसरों के कदमों में। तो अब भी जूते की कीमत बढ़ी हुई है। सम्मान, मान सम्मान लोगों का बिकता ज़्यादा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। बिल्कुल, प्रेमचंद ने व्यंग्य किया है कि लोग पर्दा यानी छुपाने के लिए, पर्दा करने के लिए, अपनी सच्चाई छुपाने के लिए बहुत कुछ छुपा जाते हैं, मान सम्मान नष्ट कर देते हैं। लोग पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं आज के समय, अपनी सच्चाई छुपाने के लिए, हकीकत छुपाने के लिए, समाज की सच्चाई छुपाने के लिए लिखते हैं। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ से नहीं, पाँव की उंगली। बिल्कुल, जो घृणित होता है, प्रेमचंद ने जो बुरा समझा समाज के लिए, उस पर ठोकर मारी, और आज उनको तरफ पैर की उंगली से इशारा कर रहे हो। हाथ की उंगली से भी इशारा करना वाजिब नहीं समझते हैं प्रेमचंद, क्योंकि जो बुरा है उसकी तरफ उंगली नहीं करना चाहते हाथ की। पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले पद सोचता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके संदर्भ के अनुसार प्रेमचंद के बारे में लेखक विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि प्रेमचंद जी का जीवन ऐसा ही था, सादगी से भरा हुआ। वो अलग अलग पोशाकें नहीं बदलते थे, अपने भाव नहीं बदलते, विचार नहीं बदलते थे, जैसे थे वैसे ही दिखते थे। इसलिए दिखावती लेखक नहीं थे वो, इसलिए वो विचार ऐसा रखते। आपने ये व्यंग्य पढ़ा, कौन कौन सी बातें आकर्षित लगी? उनकी व्यंग्य शैली लेखक की, किस प्रकार से व्यंग्य करते हैं। टोपी और जूते शब्द का इस्तेमाल करके किस प्रकार से व्यंग्य किया है। जूते का तलवे का इस्तेमाल करके उसने किस प्रकार व्यंग्य किया है। उंगली का इशारा इस्तेमाल करके उसने किस प्रकार से अच्छा व्यंग्य किया है। घृणित, अपमानित
लोगों के बारे में कैसा इशारा किया है उन्होंने। टीले शब्द का प्रयोग किस संदर्भों में किया गया होगा? टीले शब्द समाज की बुराइयां, भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी, अपमान, शोषण, ये समाज को जिस प्रकार से घेर रखा है, समाज के विकास में रुकावटें हैं, ये टीले बन करके, पहाड़ बन करके आ गई हैं, जिस पर ठोकर मारी प्रेमचंद। तो ये थे इनके प्रश्न और ये था हमारा चैप्टर। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अच्छे से पढ़ें, प्रश्न उत्तर याद करें। धन्यवाद।